चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 10 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। तो इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दे दिया गया है ना, सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चलिए हम लोग हल लिख देते हैं। पहले वाला प्रश्न करने वाले हैं हल। पहले वाले प्रश्न को देखिए, कर्ण में 5 जो होता है ना, वह एक अपरिमेय संख्या होता है। यदि कर्ण में 5 का आप वर्गमूल निकालेंगे ना, तो आपको एक अनवसानी अनावर्ती संख्या मिलेगी। अनवसानी अनावर्ती अनावर्ती। ठीक है, मतलब इस संख्या का दशमलव प्रसार ना कभी दोहराव नहीं करेगा। ठीक है, कर्ण में 5 का आप निकालेंगे तो कभी दोहराव नहीं करेगा। तो इसको हम लोग को ऐसी संख्याओं को ना जब सिद्ध करना रहता है तो हम लोग परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग मान लेते हैं और यहाँ पे इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या के मापदंडों पर ये खरा नहीं उतरता है तो हम लोग लिख देते हैं कि हमारा मानना गलत था। मतलब कर्ण में 5 को परिमेय संख्या हम लोग का मानना गलत था। कर्ण में 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है ये। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मानकर सिद्ध करते हैं। देखिए हम लोग लिख देते हैं, माना कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या हम लोग मानना है। ठीक है, परिमेय संख्या माना कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q अंश और हर के रूप में P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। माना कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ बताना पड़ता है कि हम लोग का PQ है क्या, जहाँ P, Q पूर्णांक है तथा जो Q होता है, जो हर होता है, उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने इतना मान लिया कि माना कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। और साथ साथ हमें सहअभाज्य संख्या भी लिखना रहता है ना, कि P, Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं। अच्छा, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं ना जिनका हम लोग गुणनखंड करें तो एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं हो। जैसे हमने 7/8 लिख दिया ना, अंश और हर के रूप में कोई हम लोग को संख्या लिख दिया। ठीक है, तो यदि अंश और हर को हम लोग विभाजित करना चाहें ना, तो एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यही से विरोधाभास होता है। ठीक है, आगे हम लोग सिद्ध करेंगे। जैसे कि 8/9 ही ले ली, तो ये अंश और हर वाली संख्या है ना, एक के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। यही होती है सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिख लेते हैं कि कर्ण में 5 को हमने क्या माना है, लिख देते हैं। तब कर्ण में 5 बराबर P/Q लिख दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर दिया जाए तो यहाँ पे कर्ण में कोई संख्या यदि उसका वर्ग करेंगे तो कर्ण समाप्त हो जाएगी। 5 बराबर मिलेगा P² बटा यहाँ पे Q²। ठीक है, अब यहाँ पे जो Q² हर में इधर पक्षांतर करेंगे तो गुणे में आ जाएगा। 5 गुणते Q² बराबर यहाँ पे P² मिला। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे P² हम लोग का कोई संख्या है जिसका गुणनखंड 5 गुणते यहाँ पे Q² है। ठीक है, P² हम लोग की कोई संख्या है जिसका इस तरह से 2 गुणनखंड है ना। यदि हम लोग P² को 5 से विभाजित कर देंगे तो Q² बार में विभाजित हो जाएगा। यदि P² को Q² से विभाजित करेंगे तो 5 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं P² जो है, P² 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, क्योंकि और इसलिए हम लोग लिख देते हैं कि P जो है यह 5 से भी विभाजित है, विभाजित है। क्योंकि प्रमेय जो हम लोग का 1.3 दिया हुआ है ना, प्रमेय, ठीक है, यह कहता है ना कि यदि आपके पास कोई सी संख्या का वर्ग लिखा गया है ना, मान लेते हैं कि कोई संख्या लिख दें, किसी संख्या का वर्ग लिख दें। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 81 को ही लिख दें, तो 81 होता है 9 का वर्ग। ठीक है, यदि कोई हम लोग यहाँ पे अभाज्य संख्या ले लेते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या यदि किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करिए, मान लेते हैं कि 81 में यदि आप 3 से भाग दिए तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जिस संख्या की वर्ग रहेगी ना, उसको भी यह
अभाज्य संख्या पूर्णतः विभाजित कर देगी, ठीक है। 81 को विभाजित करेगी, साथ साथ 9 को विभाजित कर देगी। 9 में भी आप 3 से भाग देंगे तो ये अभाज्य संख्या क्या कर देगी, पूर्णतः विभाजित कर देगी। उसी प्रकार जैसे हम लोग चलिए 25 का हम लोग वर्ग होता है 625, ठीक है। 25 का यदि वर्ग होता है 625 होता है। यदि हम लोग संख्या 5 को ना यहाँ पर 625 में भाग देंगे तो इसको पूरी तरह से विभाजित कर देगा। तो वहीं ये किस संख्या का वर्ग लिखा गया है, वो संख्या है 5, मतलब यहाँ 25 है। तो यदि 25 को भी आप ना 5 से भाग देंगे तो इसको क्या कर देगा, पूर्णतः विभाजित कर देगा, ठीक है। 5 में 25 जो है वो 5 से पूरी तरह से विभाजित है। तो यही प्रमेय 1.3 कहता है ना कि यदि आपके पास कोई संख्या है उसका वर्ग लिखा गया है, ठीक है, वर्ग लिखा गया है। यदि कोई अभाज्य संख्या आपके पास है, यदि उस वर्ग को विभाजित कर रही है ना तो वह संख्या जिस संख्या की वर्ग है उसको विभाजित करेगी। मतलब यहाँ पे 81 को विभाजित कर देगी। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे यदि संख्या कोई आपके 5 है, ठीक है, अगर यह अभाज्य संख्या या 81 को अगर नहीं विभाजित करा है ना तो यहाँ पे 9 को भी नहीं करेगा, ठीक है। यदि वर्ग को किया, ठीक है, तो उस संख्या को विभाजित करेगा। यदि 5 संख्या है, ना ही उसके वर्ग को विभाजित करेगा, ना ही उस संख्या को विभाजित करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे 25 का वर्ग लिखा गया है 625 ना, तो 5 क्या करेगा, ये 625 को विभाजित कर देगा। और ये किस संख्या का वर्ग लिखा गया है, यह 625 का, तो ये 25 को विभाजित करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर 25 को भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि 25 होता है 5 का वर्ग। तो जो संख्या 5 है वो क्या कर देगा, 25 को भी पूरी तरह से विभाजित कर देगा, है ना। संख्या 25 को पूरी तरह से विभाजित करेगा, साथ साथ किसका ये वर्ग है, 5 का, तो 5 को भी ये पूरी तरह से विभाजित कर देगा संख्या 5। यदि कोई अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार है। तो यहाँ पे क्योंकि 5 जो था वो p² को विभाजित कर रहा था तो यहाँ पे p को भी वो विभाजित करेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से मान लेते हैं, ठीक है। जो p है उसका वैल्यू 5 के हम लोग इस प्रकार से मान लेते हैं। देखिए p बराबर हम लोग 5 यम मान लेते हैं, है ना। यम जो p था ना वो 5 से विभाजित था, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने मान लिया कि यहाँ पे 5 गुणते यम के प्रकार का हमने p को मान लिया, ठीक है। क्योंकि संख्या ये जो p था यह 5 से विभाजित था तो हमने इस रूप का इसका मान लिया 5 गुणते यम, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग नोट करते हैं 5 गुणते यहाँ पे q² बराबर यहाँ पे p के वैल्यू के स्थान पर यहाँ पे 5 यम प्रतिस्थापित कर दीजिए, इसका वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल करते हैं। 5 गुणते यहाँ पे q² बराबर वर्ग कर देंगे, 5 5 25 हो जाएगा और यम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर गुणे में 5 है, बराबर के इधर कर देंगे, हर में आ जाएगा। तो यहाँ पे q² बराबर मिलेगा आपको 25/5 बराबर यम स्क्वायर। तो q² बराबर मिल जाएगा। अब 25 क्या है, पूरी तरह से 5 से विभाजित है तो 5 5 25 गुणते यहाँ पे यम स्क्वायर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना जो q² है, ठीक है, जो संख्या आपका q², इसका एक गुणनखंड m² है, एक गुणनखंड 5 है, ठीक है। तो ये जो q² है 5 से पूरी तरह से विभाजित है और m² से भी 5 से भाग देंगे तो m² बार में पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और m² से भाग देंगे तो 5 बार भागफल आएगा, ठीक है। 5 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगा q², ठीक है। तो यहाँ पर जो संख्या q² है ये 5 से पूरी तरह से विभाजित है, हम लोग लिख देते हैं q², चूँकि यहाँ पे q² 5 से विभाजित है, ठीक है। अब इसलिए हम लोग लिख देते हैं तो क्यों भी होगा, क्यों भी 5 से विभाजित है, क्योंकि कोई भी संख्या रहता है उसका वर्ग कोई उसके वर्ग को ना कोई अभाज्य संख्या विभाजित करता है तो जो जिस संख्या का वो वर्ग लिखा गया है उसको भी वो अभाज्य संख्या विभाजित करेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए विरोधाभास यहीं पे हो रहा है। जो अंश और हर में हमने परिमेय संख्या लिया हुआ है ना, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 5 से भी वो संख्या विभाजित है और क्यों भी जो है अंश भी और हर भी दोनों संख्या 5 से विभाजित है। हम लोगों ने एक ऐसा संख्या लिया था जिसका अंश और हर ना मतलब दोनों किसी संख्या से विभाजित नहीं हुए। जैसे देखिए हमने इस प्रकार से संख्या लिया था 4/5 सअभाज्य संख्या हमने लिया था, है ना। कि यदि मान लेते हैं कि हर 5 से विभाजित भी हो गया, मान लेते हैं एक हो भी गया, मान लेते हैं हर 5 से विभाजित भी हो गया तो अंश को नहीं होना चाहिए, अंश में 5 से भाग नहीं जाना चाहिए। हम लोगों ने सअभाज्य संख्या लिया था, है ना, 4/5 हो गया। यदि हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 11/10 को लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हर में मान लेते हैं एक में आपका 5 से भाग चला भी गया तो दूसरी संख्या को 5 से नहीं विभाजित होना चाहिए क्योंकि इनमें गुणनखंड सिर्फ एक के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। 11/10 यदि संख्या है, अधिकतम वो बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है, जिससे क्या होगा अंश और हर में जो भी हम संख्या लिखे हुए हैं p/q में
बड़ी से बड़ी संख्या एक ही उसको विभाजित कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। तो यहाँ पर जो अंश था उसको आप बोल रहे हैं कि 5 विभाजित कर रहा है, हर को आप बोल रहे हैं कि 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो यह यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है। हम नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग लिख देते हैं संख्याएं P, Q 5 से विभाजित हैं। यहाँ रहेगा इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि P, Q अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। यहीं पर विरोध हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि अंश और हर दोनों 5 से विभाजित है, लेकिन हमने अभाज्य संख्या माना था, इसलिए लिख देंगे हमारा मानना गलत था। अतः हम लोग लिख देते हैं हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। मतलब हमने गलत मान लिया था कि करणी में 5 क्या है, एक परिमित संख्या है। हम लोग को जो करणी में 5 है वो एक अपरिमित संख्या है। करणी में 5 हम लोग लिख देते हैं, चलिए 1 लिख देते हैं, अपरिमित संख्या है। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं इसको कि हमने किस प्रकार से किया। देखिए, हम लोग को करणी में 5 को अपरिमित संख्या सिद्ध करना था, ठीक है। तो अपरिमित संख्या सिद्ध करने के लिए ना हम लोग को इसको परिमित संख्या मानना रहता है, विरोधाभास से इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख लिया कि माना करणी में 5 एक परिमित संख्या है, जिसे P/Q परिमित संख्या हो, क्योंकि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ PQ पूर्णांक रहता है और जो हर रहता है वो 0 के बराबर नहीं रहता है। तो हमने ये भी साथ साथ माना ना कि PQ सअभाज्य संख्या है, ठीक है। सअभाज्य संख्या मतलब उन दोनों संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है जो अंश और हर को विभाजित करेगा। अंश और हर को ना एक के अलावा कोई और संख्या नहीं विभाजित करेगा, ठीक है। मतलब ये संख्याएं जो अंश और हर में लिखी गई हैं सबसे छोटे रूप में लिखा गया है, इससे अधिक इसको नहीं विभाजित किया जा सकता, ठीक है। तो करणी में 5 बराबर हमने लिख दिया P/Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया गया, तो यहाँ पे करणी समाप्त हो गया, 5 हो गया, यहाँ पे P का वर्ग, यहाँ पे Q का वर्ग हो गया हर में, ठीक है। अब यहाँ पर Q² भागा में था, यहाँ पर पक्षांतर कर गुणा कर दिया गया। तो यहाँ पे P² जो भी संख्या है उसका 2 गुणनखंड है, एक 5 है, एक Q² है। तो जो P² है या Q² से विभाजित है 5 बार में, और यह 5 से विभाजित है Q² बार में। तो P² जो है वह संख्या 5 से विभाजित है, ठीक है। कोई भी संख्या का वर्ग यदि किसी अभाज्य संख्या से विभाजित रहता है तो जो संख्या रहती है उस अभाज्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि P² 5 से विभाजित है, इसलिए यहाँ पे P जो है 5 से विभाजित है। तो हम लोगों ने इस P को यहाँ पे 5 से विभाजित है तो इस प्रकार से मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 ही हमने मान लिया, P को यहाँ पे ऐसा मान लिया कि यहाँ पे 5 दिखाई दे हम लोग को जो 5 से विभाजित है, तो P बराबर 5 ही हम मान लिया। बस इसी समीकरण को यहाँ पे लिखा, बस यहाँ पे P के स्थान पर 5 ही हम प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ग था, वर्ग कर दिया, 5 का वर्ग 25 हो गया, m² हो गया। यहाँ पे गुणा में 5 था, पक्षांतर कर दिया, भागा में आ गया, ठीक है। अब यहाँ 25 5 से भाग दे दिया तो यहाँ 5 आ गया, है ना। Q² बराबर 5 m² मिला। तो हम लोग को जो Q² संख्या है उसका 2 गुणनखंड मिला, एक 5 एक m²। यदि Q² को आप 5 से भाग दे रहे हैं ना, 5 से भाग दे रहे हैं तो m² भागफल मिलेगा, और यदि m² से भाग दे रहे हैं तो आपको भागफल 5 मिलेगा, ठीक है। तो Q² का एक गुणनखंड यहाँ पे 5 है, तो संख्या जो Q² है 5 से विभाजित है। तो यहाँ पे किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित रहता है तो उसका जो भी संख्या रहती है वो भी उस अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित रहती है। तो यहाँ पे चूँकि Q² 5 से विभाजित है इसलिए Q भी क्या है, 5 से विभाजित है। चलिए संख्याएं हमने लिख दिया आगे। संख्याएं P, Q 5 से विभाजित है। यहाँ इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि PQ जो है सहभाज्य संख्याएं हैं, हमने लिख दिया, क्योंकि ना यहाँ पर अंश और हर को आप बता रहे थे कि P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, लेकिन हमने माना कि वो बड़ी से बड़ी संख्या एक ही है जो अंश और हर को विभाजित कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 5 विभाजित कर रहे हैं अंश और हर को, तो यहीं पर विरोधाभास हो गया, ठीक है। हमने लिख दिया संख्याएं PQ 5 से विभाजित है। यहाँ इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि PQ सहभाज्य संख्या है, अतः हमारा माना गलत था। मतलब हमने गलत मान लिया था कि करणी में 5 क्या एक परिमित संख्या है, तब हमने लिख दिया कि करणी में 5 एक अपरिमित संख्या है। इस तरह से पहला प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया है ना, सिद्ध कीजिए 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करना है हम लोग को। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले प्रश्न को।
तो यहाँ पर भी हम लोग को विरोधाभास से ही इसको हल करना रहता है। ठीक है, हमें दे दिया गया 3 + 2 करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मानकर हल करते हैं। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं, माना यही दिया है हम लोग को 3 + 2 करने में 5 एक, माना 3 + 2 करने में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। बताना पड़ेगा, जहाँ P, Q क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक ही होना चाहिए, कामा जो Q है हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इस संख्या को P/Q के बराबर लिख देते हैं ना, 3 प्लस यहाँ पे 2 करने में 5 को लिख देंगे इस तरह से P/Q के बराबर, क्योंकि इसी को हमने यहाँ पे परिमेय संख्या मान लिया है। ठीक है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और PQ पूर्णांक है, और यहाँ पर तथा लिख देते हैं, तथा जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, हर जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब पक्षांतर करिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग +3 है ना, बराबर को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 करने में 5, ठीक है, और यहाँ पे P/Q में से यहाँ पे 3 घट गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 गुणा में इधर भागा में चला आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करड़ी में 5 बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ पे गुणा में था ना, तो यहाँ पे भागा में चला आया। चलिए यहाँ पे कोष्टक में लिख देते हैं P/Q ऋण 3। ठीक है, तो देखिए जब भी हम लोग के पास कोई परिमेय संख्या रहेगा ना, उसमें से यदि आप 3 घटाएंगे, है ना, कोई परिमेय संख्या यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या कोई भी रहेगा, 1/2 हो गया, 4/5, कोई भी संख्या होगा, तो इसमें से यदि 3 घटाएंगे और यहाँ पर उसका आधा करेंगे, ठीक है, मतलब कोई परिमेय संख्या रहेगा उसमें से 3 घटाकर उसका आधा करेंगे ना, तभी भी वो एक परिमेय संख्या ही रहेगा। मतलब परिमेय संख्या में से 3 घटाकर उसको आधा करने पर भी ना हम लोग को एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। लेकिन यह तो परिमेय संख्या हुआ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग करड़ी में 5 को जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होता है। हम लोगों ने अभी पीछे सिद्ध किया कि करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो यह हमारा मानना गलत हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं अपरिमेय, अपरिमेय बराबर परिमेय। चलिए संख्या लिख देते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अपरिमेय संख्या करड़ी में 5 है, यह पूरी परिमेय ही संख्या है। परिमेय संख्या में मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, 1/2 ही आप लेकर हल कर सकते हैं। ठीक है, या 0 ही लिख कर हल कर सकते हैं। यहाँ पे यदि 0 लिख देंगे P/Q, क्योंकि 0 भी होता है परिमेय संख्या, है ना। 0 में से यहाँ पे 3 घटा देंगे तो यहाँ पे ऋण 3 बचेगा, ऋण 3 का आधा करेंगे, मतलब ऋण 3/2, ये बना आपका परिमेय संख्या। ठीक है, और यहाँ पे करणी 5 को तो हम लोगों ने पीछे सिद्ध किया। ठीक है, करणी में ऐसी संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वो होती है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अपरिमेय और परिमेय संख्या ये बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः हमारा मानना गलत था, हमारा मानना गलत था। यहाँ पे 3 + 2 करड़ी में 5 क्या है, 1, यहाँ से हम लोग लिख देते हैं एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको प्रश्न दे दे तो पहले इस तरह से लिख लीजिए, मतलब इस प्रकार से कोई भी सिद्ध करने के लिए दे दे, है ना, अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे दे दे तो पहले आपको परिमेय संख्या मान लेना है। ठीक है, माना कि यहाँ पे 3 + 2 करणी 5 परिमेय संख्या है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ PQ पूर्णांक है और Q जो है हर 0 के बराबर नहीं है। फिर इस संख्या को P/Q के रूप में लिख दीजिए, और यहाँ पे सब कुछ इस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे धन में 3 था तो ऋण में चला गया, यहाँ पे 2 गुणा में था तो यहाँ भागा में चला गया। जो यहाँ पर आपको करणी की संख्या दिख रही है ना, जो अपरिमेय संख्या आपको दिखे उसको आपको एक तरफ लिख लेना है। तो हमने करणी 5 को एक तरफ लिख लिया, बाकी परिमेय संख्याओं को एक तरफ कर दिया। तो अब देख रहे हैं कि यह अपरिमेय संख्या है और यह परिमेय संख्या होता है। करणी 5 को हमने सिद्ध किया कि यह परिमेय संख्या होता है, और यहाँ पे परिमेय संख्या का यहाँ पे 3 घटाएंगे, कोई परिमेय संख्या रहेगा उसमें से 3 घटाकर आधा करेंगे तभी भी वो परिमेय संख्या रहेगा। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, अतः हमारा मानना गलत था। 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया गया है ना, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इस तरह से हम लोग कुल 3 प्रश्न दिया गया। हम तीसरे में यहाँ पे पहला प्रश्न हमें दे दिया गया 1/2 को हम लोग को सिद्ध करना एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग को इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग परिमेय संख्या मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग तीसरे में भी पहला प्रश्न को। चलिए हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे माना 1/2 1 +
परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या मान लेते हैं हम लोग, परिमेय संख्या है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P, Q पूर्णांक है तथा जो Q है, हर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने परिमेय संख्या मान लिया, माना 1 बटा करणी में 2 एक परिमेय संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P Q पूर्णांक तथा Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तब यहाँ पर तब किस प्रकार से हो जाएगा, 1 बटा करणी में 2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बटा Q हमने लिख दिया, ठीक है। परिमेय संख्या हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम लोग परिमेयकरण कर देते हैं ना, करणी में 2 से अंश में भी गुणा कर देते हैं, हर में भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 1 बटा करणी में 2 लिख देते हैं, अंश में भी करणी का 2 का हमने गुणा कर दिया, हर में भी करणी में 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। हर का हम लोग परिमेयकरण कर रहे हैं, ठीक है। हर में से करणी हम लोग समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने करणी में 2 से अंश और हर में गुणा कर देंगे तो नीचे से क्या हो जाएगा, करणी समाप्त हो जाएगी, बराबर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं P बटा यहाँ पे Q। अब यहाँ पे 1 में करणी में 2 का गुणा कर देंगे तो करणी में 2 ही रहेगा, यहाँ पे करणी में 2 है, यहाँ पे करणी में 2 है। जब भी सेम संख्या रहेगा तो यहाँ पर दोनों क्या आ जाएगा, एक ही करणी में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर घात बराबर होता है दोनों का, ठीक है। जैसे करणी में 2 का गुणा करना है हम लोग को करणी में 2, तो हम लोग जानते हैं कि यदि घात समान है ना, 2 संख्याएं हैं, यदि उनका घात समान है, करणी का मान कितना होता है, 1 बटा 2 ही होता है, 1 बटा 2 इसका, 1 बटा 2 इसका, तो ये दोनों एक ही में आ जाएगा, ठीक है। 2 गुणते 2 हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे 2 गुणते 2 हो गया, 4 हो गया, 4 का वर्गमूल कितना, 2 ही निकल कर आ जाएगा, एक एक हम लोग जोड़ा बना कर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हर में हम लोग करणी में 2 का करणी में 2 गुणा कर देंगे, कोई भी संख्या रहता है, यदि करणी में यहाँ पे 5 भी रहता है, यहाँ पर भी करणी में 5 रहता है, तो यहाँ पर गुणा करते हैं तो सिर्फ 5 आ जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे P बटा यहाँ पे Q। अब यहाँ पे हर में 2 है ना, यहाँ पे बराबर को उधर पक्षांतर कर देते हैं, गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ पे करणी में 2 बराबर यहाँ पे 2P हो जाएगा, बटा यहाँ पे Q हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे P बटा Q कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, अंश और हर में कोई पूर्णांक है, 0 से लेकर कोई धनात्मक संख्या है और 0 से लेकर कोई ऋणात्मक संख्या हो सकता है, लेकिन हर में सिर्फ 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही होता है परिमेय संख्या। उस कोई भी परिमेय संख्या रहेगा उसमें यदि आप 2 से गुणा करेंगे तभी भी परिमेय संख्या रहेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि करणी में 2 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ P Q पूर्णांक होता है और जो Q है वो जो हर रहेगा उसमें 0 के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करणी में 2 को हम लोग जानते हैं कि करणी के अंदर जो भी संख्या रहता है, यदि किसी का संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है ना, तो होता है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे P बटा Q हम लोगों ने परिमेय संख्या माना हुआ है, ठीक है, और हर में 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर कोई भी संख्या यदि मान लेते हैं P बटा Q का मान 1 बटा 2 भी रहता है, तो उसमें भी हम लोग 2 का गुणा करते हैं तभी भी ये परिमेय संख्या रहता है। तो ये परिमेय संख्या है, ये करणी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, दोनों क्या हो सकता, आपस में बराबर नहीं हो सकता। हम लिख देते हैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या और यहाँ पे परिमेय संख्या, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं कि हमारा मानना गलत था, अतः हमारा मानना गलत था, 1 बटा करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग कोई भी प्रश्न हम लोग के पास दिया रहेगा तो इसी प्रकार से कर लीजिए, ठीक है। जो भी आपको प्रश्न दे दे उसको क्या कर लीजिए, पहले आप परिमेय संख्या मान लीजिए, है ना। अपरिमेय संख्या तो दिया ही रहेगा, तो उसको आप पहले परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे 1 बटा 2 दिया था, तो इसको मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग P बटा Q अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, P Q पूर्णांक तथा Q 0 के बराबर नहीं। तो हम लोगों ने 1 बटा 2 को यहाँ पे P बटा Q हमने मान लिया। अब यहाँ पे 1 बटा यहाँ पे करणी में 2 हर में था ना, तो हम लोगों ने हर का यहाँ पे परिमेयकरण कर दिया, अंश और हर में करणी में 2 से हमने गुणा कर दिया, तो 1 में करणी में 2 का गुणा कर देंगे, करणी में 2 हो जाएगा, करणी में 2 का करणी में 2 में आपस में गुणा करेंगे तो सिर्फ 2 आ जाएगा, बराबर इधर P बटा Q है, ठीक है। यहाँ पे 2 हर में था, बराबर इधर पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे गुणा में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हर में था ना, यहाँ पे अंश में चला जाएगा,
तो यहाँ पे 2 पी बटा यहाँ पे क्यू हो गया, ठीक है। तो पी बटा क्यू यहाँ पे हम लोग का कोई परिमेय संख्या ही था, उसका 2 गुना करेंगे तभी भी परिमेय संख्या ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग का जो यहाँ दायां पक्ष तो ये हो गया हम लोग का 2 पी बटा क्यू, लेकिन हम लोग का बायां पक्ष क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे करनी में 2 बचा है ना। तो बायां पक्ष एक तरफ ना करनी में जो भी संख्या रहेगी उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह एक हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होता है, इसको हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है कि करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग को सिद्ध भी करना रहता है, प्रश्न पूछता भी है, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने इसको हल किया हुआ है, ठीक है। तो इसको यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यहाँ पर करनी में 2 क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या और यहाँ पे कोई परिमेय संख्या रहा होगा उसमें 2 का गुणा करेंगे तभी भी वो परिमेय संख्या रहेगा, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। अतः हमने लिख दिया कि अतः हमारा मानना गलत था, 1 बटा करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से पहला प्रश्न हल हो गया। चलिए इसमें आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न। सेकंड में दे दिया गया ना 7 करनी में 5 है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग नोट करते हैं, दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि इसको परिमेय संख्या माना। 7 करनी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, सकता रहेगा, लिखा जा सकता है, जहाँ P, Q पूर्णांक है तथा जो Q हर है वो 0 के बराबर नहीं है, तथा Q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, तब क्या हो जाएगा 7 करनी में 5 बराबर कितना हो जाएगा, P बटा Q हो जाएगा। यहाँ पे 7 गुणा में है ना, बराबर की तरफ पक्षांतर कर देते हैं, भागा में चला जाएगा। तो यहाँ पे करनी में 5 बराबर यहाँ पे P बटा Q बचा, यहाँ पे 7 गुणा में था, यहाँ पर भागा में चला जाएगा। यहाँ पे 7 बटा मतलब P बटा 7 Q हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं करनी में 5 है, हमने अभी पहले प्रश्न में हम लोगों ने सिद्ध किया कि करनी में 5 क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे P बटा Q कोई परिमेय संख्या है, जिससे 1 बटा 2 ही मान लीजिए। यहाँ पे 1 बटा 2 है तो हर में क्या कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे तो 1 बटा 14 हो जाएगा, तो तभी भी क्या रहेगा, परिमेय संख्या ही रहेगा। तो यहाँ पर ये हम लोग लिख देते हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय सिर्फ रहेगा, संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के। अतः हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे हमारा मानना गलत था, 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई प्रश्न दे दे उसको पहले परिमेय संख्या मान लीजिए, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे Q पूर्णांक था तथा Q जो है हर वो 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे इस संख्या को हमने बराबर P बटा Q लिख दिया। यहाँ पे 7, यहाँ पे करनी की संख्या को एक तरफ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। करनी में 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, निकालेंगे तो निकलता चला जाएगा अनंत तक, ठीक है। कभी संख्याएँ दोहराव भी नहीं करेंगे, संख्याएँ बदलती चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर करनी में 5 हो गया एक तरफ, और यहाँ पे 7 गुणा में था, यहाँ पे भागा में मैंने भेज दिया, जिससे यहाँ पे P बटा Q यहाँ पे हर में क्या हो गया, 7 का गुणा हो गया। तो ये एक परिमेय संख्या था P बटा Q, इसमें हर में 7 का गुणा करेंगे तभी परिमेय संख्या रहेगा। लेकिन हम लोग करनी में 5 को सिद्ध कर चुके हैं कि करनी की में जो भी संख्या रहता है, यदि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे कि 4 हो गया, 16 हो गया, मतलब करनी में 1 हो गया, करनी में यहाँ पे यदि 4 रहे, ठीक है, यहाँ पे करनी में 9 रहे, इस प्रकार से संख्या रहती है, जिसका वर्गमूल निकल जाता है तो वो हो जाता है परिमेय संख्या। लेकिन करनी में 5 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ठीक है, निकालेंगे तो निकलता चल जाएगा, साथ ही साथ संख्याओं का दोहराव नहीं करेगा। तो ये सब होता है अपरिमेय संख्या, जिनका दशमलव प्रसार लिखेंगे अनवसानी अनावर्ती आएगा, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया या अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। अतः हमारा मानना गलत था, करनी में 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला भी प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग अब थर्ड वाले प्रश्न पे। देखिए थर्ड में हमें दे दिया गया है ना कि यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे करनी में 2 को हमें दिखाना है, ठीक है। चलिए हम लोग पहले मान लेते हैं, माना 6 प्लस करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P बटा Q के रूप में
लिख सकते हैं जहाँ P, Q पूर्णांक हैं तथा जो Q है, जो हर है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब किस प्रकार से हो जाएगा संख्या हम लोग का? तब हम लोग लिख देते हैं 6 प्लस यहाँ पे करणी में 2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा P/Q है। तो यहाँ पर 6 प्लस में बराबर को उधर हम लोग पक्षांतर कर देते हैं ना, करणी की संख्या को एक ही तरफ लिखते हैं। ठीक है, करणी में 2 बराबर यहाँ पे P/Q, यहाँ पे धन में था, बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया गया, ऋण में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी परिमेय संख्या रहेगा उसमें से यदि 6 घटाएंगे ना, तभी भी वो परिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, यही होता है परिमेय संख्याओं का संवरक प्रगुण। ठीक है, कोई भी परिमेय संख्या रहेगा उसमें से एक परिमेय संख्या घटाएंगे ना, तभी भी एक परिमेय संख्या ही मिलता है। तो यहाँ पे करणी में 2 क्या है? ये अपरिमेय संख्या होता है, यह परिमेय संख्या है, जो कि दोनों बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या ये बराबर नहीं हो सकता परिमेय संख्या के। और तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हमारा मानना गलत था। करणी में 2 यहाँ पे इसको हम लोग पूरा लिखेंगे ना, 6 प्लस यहाँ पे करणी में 2 को लिखेंगे। और तो हमारा मानना गलत था। कोई भी यहाँ पे अपरिमेय संख्या रहेगा ना, तो अपरिमेय संख्या में यदि आप 6 भी जोड़ देंगे ना, तो वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे यदि करणी में 2, यहाँ पे हम लोग 6 लिख देते हैं, यहाँ पे करणी में 2 हमने लिख दिया। ठीक है, 6 और प्लस करणी में 2 का मान कितना होता है? यहाँ पे 1 दशमलव, हम दशमलव प्रसार इसका लिख रहे हैं, अनुसारी अनावर्ती रहेगा। ठीक है, संख्याएं अनंत तक चलती चली जाएंगी, साथ साथ दोहराव नहीं करेगा। ठीक है, तो करणी में 2 का यहाँ पे दशमलव प्रसार होता है 1.4142, इस प्रकार से दशमलव इस तरह से चलता चला जाएगा। मतलब यहाँ पे दशमलव की संख्याएं यहाँ पे चलती चली जाएंगी, लेकिन वो कभी दोहराव नहीं करेंगी, बदलती चली जाएंगी संख्याएं। ठीक है, तो यदि इसमें आप 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दशमलव, फिर 4.142 हो गया। इस तरह से संख्याएं है ना, यहाँ पर संख्याएं दोहराव भी नहीं करेंगी और साथ साथ वो बदलती चलती चली जाएंगी अनंत तक। ठीक है, यह एक ऐसी संख्या लिखा गया है जिसका दशमलव प्रसार अनवसारी अनवसानी अनावर्ती है, दोहराव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है हम लोग को अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हमने जो भी था दिया था उसको हमने परिमेय संख्या माना। मान लिया कि 6 प्लस करणी में 2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P Q पूर्णांक है तथा Q जो है हर है वो 0 के बराबर नहीं है। तब हो जाएगा 6 प्लस करणी में 2 बराबर P/Q। तो यहाँ पे प्लस में 6 था, बराबर को उधर पक्षांतर कर दिया, ऋण में 6 हो गया। ठीक है, तो कोई परिमेय संख्या रहेगा उसमें से यदि 6 घटाएंगे तभी भी वो परिमेय संख्या ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे करणी में 2 बराबर, ये हो गया करणी में 2, तो करणी में 2 अपरिमेय संख्या होता है, ये परिमेय संख्या, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। अतः हमारा मानना गलत था। 6 प्लस करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, लिख देते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से प्रश्नावली हम लोग का 1.3 समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।